Welcome students of MSc 4th semester. Today I want to discuss about the next topic of fishery biology, गैस्टुलेशन। इसके पहले हमने थर्ड पेपर फिशरी बायोलॉजी के चौथे यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में अभी तक चल रहा था, वो डिस्क्राइब किया गया। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन टॉपिक हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपके सामने। गैस्टुलेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच there are different cells that are organized in a particular zygote cells that form the morula, blastula. They take over their positions and locations with from inside to outside and outside to inside. यानी कि गैस्टुलेशन पीरियड में सेल्स माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की ओर जो है ये सेल माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वही सेल माइग्रेट करते हैं जो इसके पहले ब्लास्टुला में और गैस्टुला में बन चुके होते हैं क्लीवेज के थ्रू। और ये जो है ये बहुत तेज़ी से माइग्रेट करते हैं और अपना पोजीशन लेते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं, इवेजिनेट होते हैं, बाहर की ओर आते हैं, कुछ सेल अंदर की ओर जाते हैं। इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, इम्बोली और एपीबोली। कुछ सेल्स ऊपर की ओर भागते हैं, कुछ सेल्स अंदर की ओर भागते हैं। यानी इस तरह से इसमें जो मूवमेंट होता है वो अपने पोजीशन को लेते हैं, और पोजीशन लेने की वजह से, क्योंकि इनको इन्हीं सेल्स से डिफरेंट टाइप के आर्गन्स का फॉर्मेशन होना होता है, और यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेल क्या फार्म करेगा, क्या बनाएगा, किस आर्गन का फॉर्मेशन करेगा, किस जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए ये प्रोसेस जो है ब्लास्टुलेशन के तुरंत बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम गैस्टुलेशन कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गैस्टुलेशन मीन्स गैस्टुलेशन बिगिन्स व्हेन द ब्लास्टोडिस्क हैज़ ग्रोन ओवर अबाउट 1/3 ऑफ द एग। यानी कि गैस्टुलेशन कब शुरू होता है? जब लगभग 1/3 एग का 1/3 भाग के ऊपर जब ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, तभी ये गैस्टुलेशन शुरू होता है। गैस्टुलेशन बिगिन्स यानी गैस्टुलेशन की शुरुआत कब होती है? व्हेन द ब्लास्टोडिस्क, क्योंकि जब ब्लास्टुला पीरियड में जहाँ पर एग में एक छोटा सा छिद्र यानी पोर बनता है, ब्लास्ट होता है जाइगोट सेल ब्लास्टुलेशन पीरियड में, तो वो धीरे धीरे इन्वेजिनेट होकर के अंदर की ओर जाता है। लगभग 1/3 पार्ट की ओर जब वो पहुंच जाता है एग के, तो वहाँ पर जो है कि ब्लास्टोडिस्क ग्रो करता है। ब्लास्टोडिस्क एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो समझिए कि इसके बाद गैस्टुलेशन स्टार्ट हो गया। गैस्टुलेशन बिगिन्स व्हेन द ब्लास्टोडिस्क हैज़ ग्रोन ओवर अबाउट 1/3 ऑफ द एग। और ये कंप्लीट कब होता है, यानी आगे क्या इसमें होता है? एकम्प्लिश्ड बाई इन्वेजिनेशन, यानी कि इन्वेजिनेट होना, अंदर की ओर सेल्स का माइग्रेट करके जाना। एकम्प्लिश्ड बाई इन्वेजिनेशन यानी कि जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोडिस्क जिसके ऊपर बना हुआ है, वो ब्लास्टोपोर अंदर की ओर धंसता चला जाता है, और इधर के बाहर के सेल्स अंदर की ओर भागते जाते हैं, इन्वेजिनेट होते जाते हैं, और ऊपर एक स्पेसियस कैविटी बनाते चले जाते हैं, तो उसके इन्वेजिनेट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें सेल से आउटसाइड से माइग्रेट करके इनसाइड की ओर भागते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं, इसको एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं, दैट इज़ इम्बोली। तो यहाँ पे एकम्प्लिश्ड बाई इन्वेजिनेशन यानी कि इम्बोली, एंड एकम्पनीड बाई डीलैमिनेशन ऑफ एपीबोली, यानी कि जो सेल्स माइग्रेट करके अंदर की ओर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात कि ऊपर वाले सेल से जो बाहर के जो सेल्स हैं उससे वो अलग होते हैं, वो डीलैमिनेट होते हैं, छोड़ते जाते हैं, तभी तो अंदर की ओर भागते हैं। इस तरह से ये इम्बोली यानी इन्वेजिनेशन जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? एक और प्रोसेस उसके पहले होता है, एंड एकम्पनीड बाय डीलैमिनेशन एंड इम्बोली,
यानी इम्बोली होता है, यानी ऊपर के सेल का सेपरेशन होता है और वो माइग्रेट करके इनसाइड कंडीशन में जाते हैं। इम्बोली, द ब्लास्टोपोर इज़ द अनकवर्ड याल्क एरिया, यानी जो ब्लास्टोपोर अंदर की ओर धंसता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वो जो है अनकवर्ड हो जाता है। कहाँ पर जा कर के? जहाँ पे सेंटर पोर्शन में जहाँ याल्क होता है उस एरिया में वो अनकवर्ड हो जाता है, यानी कि पोर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रह जाती। तो इस तरह से इनिशियल पोजीशन ये शुरू देखने में आता है गैस्ट्रुलेशन में। और उसके बाद और इसके जो है ये प्रोसेस जब आगे बढ़ता है तो इसका एक्सप्लेनेशन जो सामने आप देखेंगे वो क्या है? गैस्ट्रुलेशन इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन कैसा है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी एक परिवर्तनशील प्रोसेस तरीका है, एक क्रिया है। इसमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं, यानी डायनेमिक चेंजेस प्रोसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। गैस्ट्रुलेशन इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वेरियस मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, जिसमें बहुत तरह के मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, यानी जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनते बिगड़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर उनके शेप साइज़ बदलते रहते हैं, मूवमेंट भी होता रहता है, उनका ये शेप और साइज़ स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। तो गैस्ट्रुलेशन इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वेरियस मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। किसका मूवमेंट्स? ऑफ द प्रिजम्पटिव सेल्स। जो प्रिजम्पटिव सेल्स हैं, यानी वो सेल जो आगे चल के किसी भी आर्गन, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिजम्पटिव होते हैं, प्रॉस्पेक्टिव होते हैं, यानी कि वही जो है स्टेम सेल होते हैं जिनके वजह से कोई जो है कि फॉर्मेशन आगे होता है। प्रिजम्पटिव सेल यानी पहले वाले सेल्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल्स विच वेयर अरेंज्ड इन अर्लियर स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज यानी कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है? द सेल्स विच वेयर अरेंज्ड इन अर्लियर स्टेज गेट rearranged and recognized to transform the disposition of embryo into the body plan of adult fish। यानी कि इसके पहले जो सेल अरेंज हो चुके हैं, यानी ब्लास्टुला पीरियड में जो सेल अपने आप को एक पोजीशन ले चुके थे, अरेंज हो चुके होते हैं, वही जो क्या करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड में वो फिर से रीअरेंज होते हैं, अपना एक फिर दूसरा पोजीशन लेते हैं, रीअरेंज होते हैं और रिकग्नाइज भी करते हैं, अपने आप को व्यवस्थित भी करते हैं, पुनः व्यवस्थित करते हैं, और साथ साथ इनके अंदर एक जो रिकग्निशन के पावर भी आ जाता है। क्यों ये दोनों रीअरेंज और रिकग्नाइज जो पोजीशन है, जो इनका कंडीशन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्हें जो है अब जो है अपना पोजीशन चेंज करके दूसरा पोजीशन लेना है। और पोजीशन किस लिए लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक प्लान के तहत एडल्ट फिश बनाना है, एडल्ट फिश की बॉडी को ऑर्गेनाइज करना है। तो वही दिया गया है, रीअरेंज एंड रिकग्नाइज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डिपोजिशन ऑफ एम्ब्रियो, जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सके, ट्रांसफ़र हो सके इनटू द बॉडी प्लान ऑफ एडल्ट फिश। एडल्ट फिश का जो बॉडी प्लान है उस तरह का वो अरेंज हो पाए। एज इंडिकेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज, जैसा कि बताया गया है गैस्ट्रुलेशन के बिगिनिंग पीरियड में, बिगिनिंग कंडीशन में क्या होता है? इट बिगिनस बाय ए कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं और दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों के इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं और दोनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी होते हैं। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर डिपेंड नहीं होता है लेकिन साथ साथ होता है। तो इट बिगिनस बाय ए कम्बिनेशन ऑफ टू डिपेंडेंट प्रोसेसेस नोन एज एपीबोली एंड इम्बोली। यानी अभी इसके पहले हमने जो है कि यहाँ पे बताया कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान में दो प्रोसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस दोनों चलते हैं। कौन? एपीबोली एंड इम्बोली। द फार्मर इन्वॉल्व्स extra embryonic spreading and the latter the convergence and concentration of invagination materials to form the axis। यानी इन दोनों प्रोसेस के थ्रू होता क्या है? द फार्मर इन्वॉल्व, यानी ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं।
किसमें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक स्प्रेडिंग, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक जो एरियाज़ हैं वो स्प्रेड फैलते जाते हैं। एंड द लेटर, उसके बाद क्या होता है, द कन्वर्जेंस, और वो कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे फार्म में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जेंस एंड कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेट होते हैं किसमें, ऑफ इन्वेजिनेशन मटेरियल्स, इन्वेजिनेशन मटेरियल के रूप में जो अंदर जाके स्टोर होते हैं, और क्या बनाते हैं, टू फार्म द एक्सिस, और पूरे एक जो है एक स्फेरिकल जो बॉडी एक की होती है उसमें सेंट्रल पोर्शन जाके एक एक्सिस बनाते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सिस दिस डेवलपिंग सेल हैव नॉट देयर ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का एक्सिस नहीं होगा और सेंट्रल पोजीशन नहीं होगा, फिर उसके दाएं कौन सा आर्गन होगा, बाएं कौन सा फॉर्मेशन होगा, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, विदाउट एक्शन ये डिसाइड नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड जिसमें बहुत ही जिम्मेदारी का प्रोसेस होता है। एपिबोली इम्बोली के दौरान सेल्स अपने को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और अपना अपना पोजीशन लेते हैं, जिससे कि एक जो एडल्ट फिश बनने का जो प्लान है वो पूरी तरह से सेट हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड में जो है कि ख़ास तौर से एक्सिस फार्मेशन हो जाता है। एक्सिस फार्मेशन होने के बाद फिर आर्गन का फार्मेशन होता है, जो बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ना है। तो यह स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखाया गया है ये अर्ली स्टेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ये फिगर जो है अर्ली स्टेज यानी शुरू का स्टेज है जब गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है। क्या ये शो कर रहा है, शोइंग अंडर लो मैग्नीफिकेशन, इसका जो है कि जो लो मैग्नीफिकेशन में इसको दिखाया गया है। यहाँ देखिए ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म यानी ब्लास्टोपोर के चारों तरफ, क्योंकि ये पोर यही ब्लास्टोसील जो है ब्लास्टोपोर से अरेंज होता है, ब्लास्टोपोर ये ब्लास्टोडर्म के ऊपर कवरिंग किया हुआ। और फिर ये जो है कि यहाँ पे आकर के थोड़ा सा इनर्वेट होकर के इन्वेजिनेटिंग इंडोडर्म बनाता है। अब ये धीरे धीरे आकर के यहाँ धीरे धीरे इसको ये कवर करते हुए ऐसे ऐसे चला जाएगा। और इधर याल्क है, यानी याल्क, ये याल्क सेंट्रल पोर्शन में होता है। याल्क के ऊपर जो है जो ब्लास्टोपोर है ब्लास्टोसील बनाता जाता है, उसके ऊपर ब्लास्टोडर्म की कवरिंग बनती चली जाती है। और यही ब्लास्टोडर्म जा कर के पहले एक तरफ इंडोडर्म बनाता है इन्वेजिनेट होके, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ बनाता है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और अब इसमें जो दो प्रोसेस होते हैं एपीबोली और इम्बोली, इसको यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में होता क्या है। द एपीबोली इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ब्लास्टोडिस्क ओवर द सरफेस ऑफ याल्क ऑफ गैस्ट्रुला, यानी गैस्ट्रुलेशन पीरियड में जो याल्क मौजूद होता है, क्योंकि याल्क तो शुरू से ही मौजूद है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन पीरियड में जो याल्क बचा हुआ होता है उसी याल्क के गैस्ट्रुलेशन वाले याल्क के ऊपर ब्लास्टोडिस्क क्या करता है कि बढ़ता चला जाता है। ब्लास्टोडिस्क का एक्सटेंशन होता है, यानी ब्लास्टोडिस्क आगे जो है कवर करता चला जाता है। तो एपीबोलिक, एपी का नाम है ही, एपी मतलब ऊपर, बोली मतलब फार्मेशन, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, इसका जो एक्सटेंशन होता चला जाता है। द एपीबोली इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्लास्टोडिस्क ओवर द सरफेस ऑफ द याल्क गैस्ट्रुलेशन। क्लियर है, रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में और क्या होता है, रिलेटेड टू दिस प्रोसेस इज़ द ग्रोथ ऑफ द पेरीब्लास्ट, यानी कि इसी समय पेरीब्लास्ट यानी जो ये ब्लास्टोडर्म है वो चारों तरफ से कवर करना शुरू करता है। तो ग्रोथ ऑफ पेरीब्लास्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म रिंग, और ठीक उसी समय जर्म रिंग बनना शुरू होता है। जर्म रिंग का मतलब है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। तो यानी कि ये तीनों जो जर्मिनल फार्मेशन है, जर्म लेयर हैं, ये एक रिंग के ऊपर एक लेयर के बाद ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, ये बनना शुरू होता है। यानी कि एपीबोली में पेरीब्लास्ट का फार्मेशन होता है, यानी ये ब्लास्टोडर्म का फार्मेशन होता चला जाता है, और यही इनर्वेट होकर के आप आगे का पोजीशन लेते हैं, ऊपर से आया और नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। तो इससे जो है कि 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो पेरीब्लास्ट का ग्रोथ होता है, दूसरा फार्मेशन ऑफ द जर्म रिंग का
यानी वही एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म का रिंग बनना शुरू होता है। और क्या होता है, एज द पेरिफेरल पेरीब्लास्ट ग्रोज अराउंड ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द याल्क, यानी कि ये जो पेरीफेरल यानी चारों तरफ का जो पेरीब्लास्ट जो बनता जाता है, ग्रो करता जाता है, वो धीरे 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 पूरे याल के ऊपर कवर कर लेता है, याल के को ढक लेता है। द ब्लास्टोडर्म एडवांसेज ओवर, अब ये ब्लास्टोडर्म धीरे धीरे एडवांस होता चला जाता है इसके ऊपर, ओवर इट यानी उसी याल के ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेता है। बट एट नो स्टेज कम्स इन कांटेक्ट विथ द याल्क, यानी याल्क के ऊपर ब्लास्टोडर्म पूरी तरह से ढक तो लेता है, कवर तो कर लेता है, लेकिन याल्क से टाइटली अटैच नहीं होता है, बल्कि उसको बस ढके हुए होता है। तो वही है, इस तरह का स्टेज नहीं आता। बट एट नो स्टेज कम्स इन कांटेक्ट विथ द याल्क, यानी याल्क से वो पूरी तरह अटैच नहीं हो पाता, उसके ऊपर रहता है। द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोडर्म दस हैव ए क्लोज रिलेशन एंड डिपेंडेबिलिटी ओवर द पेरीब्लास्ट, यानी इस तरह हम देख सकते हैं जो ब्लास्टोडर्म का जो ग्रोथ होता है वो है उस याल को कवर करके एक क्लोज रिलेशन तो बनाता है, लेकिन जो है कि ये ढकने का ही काम करता है, अटैच होने का काम नहीं करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एपी बोली में ख़ास तौर से 5 स्टेप काम करते हैं, यानी कि 5 तरह के परिवर्तन होते हैं सैलिएंट इवेंट्स ड्यूरिंग एपी बोली। वो कौन कौन से, अगर उसकी समरी देखी जाए तो ये सामने आता है। फर्स्ट है ब्लास्टोडर्म सेल्स ग्रो ओवर द याल्क, यानी ब्लास्टोडर्म याल्क के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। सेकंड है प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म सेल्स ग्रो ओवर एंड कवर द याल्क मास, यानी जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है जिनसे एक्टोडर्म बनना है, ये एक्टोडर्म क्या करते हैं कि वो जो है याल के ऊपर जो है कि ग्रो करते चले जाते हैं, याल के मास के ऊपर, यानी याल का जो ग्रुप है उसके ऊपर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ से वो कवर करते जाते हैं। फार्मिंग ए लेयर ऑफ सेल्स, और एक लेयर बना लेते हैं याल के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, एपी ब्लास्ट। थर्ड स्टेप में देखिए साइमल्टेनियसली द पेरी ब्लास्ट आल्सो ग्रोज, और इसी तरह से लगातार ये जो प्रोसेस चलता रहता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है पेरी ब्लास्ट जो आगे आगे ग्रो करता चला जाता है, और अंत में बनाता क्या है, एंड फार्म्स एन इनर कवरिंग ऑफ द याल्क, और एक तरह से ये जो याल के अंदर मौजूद है उसको ऊपर एक इनर कवरिंग बना लेता है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए द पेरी ब्लास्ट एंड एपी ब्लास्ट इनक्लोज द याल्क इन ए याल्क सैक, यानी इस तरह से याल्क के ऊपर पेरी ब्लास्ट और एपी ब्लास्ट जो इनक्लोज किए हुए हैं, ढके हुए हैं, वो जो है बन जाते हैं और याल्क के अंदर एक जगह हो जाती है, यानी याल्क के अंदर जो कैविटी है याल्क सैक, और उसके ऊपर 2 कवरिंग बन जाती है, पेरी ब्लास्ट का और एपी ब्लास्ट का। सेकेंड लास्ट स्टेज में इसमें होता है पुलिंग डाउन ऑफ पेरी ब्लास्ट में आल्सो टेक्स प्लेस, उसके बाद लास्ट में यही जो पेरी ब्लास्ट जो बना हुआ होता है एपी बोली के दरमियान, तो यही बाद में ये खींच करके नीचे की ओर आता है, पुलिंग डाउन द ऑफ पेरी ब्लास्ट में आल्सो टेक्स प्लेस, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर जो है खींचता हुआ चला आता है, यानी जब ये पेरी ब्लास्ट धीरे धीरे खींच करके नीचे आने लगता है तो समझिए कि ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड में एपी बोली प्रोसेस समाप्त हो रहा है और इम्बोली प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो इसके बाद जो प्रोसेस जो शुरू होता है वो इम्बोली है। इम्बोली में क्या हो रहा है, देखिए इम्बोली इज़ ए काइंड ऑफ मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो इसके पहले आपने देखा कि अभी जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, स्ट्रक्चरल चेंज इन द गैस्ट्रुलेशन पीरियड इज नोन एज एपी बोली, लेकिन इम्बोली के अंदर क्या हो रहा है, इसमें मार्फोजेनेटिक मूवमेंट हो रहे हैं, यानी मूवमेंट इस तरह का हो रहा है कि साथ साथ सेल के जो है कि शेप और साइज़ भी बदल रहे हैं, यानी अभी देखने में सेल होते हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो सेल डाइजेस्ट होकर के किसी दूसरे फार्म में बदल जाते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, इम्बोली इज़ ए काइंड ऑफ मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी इम्बोली क्या है, एक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल है, विच रिफर्स टू द, इसमें यानी होता क्या है इस इम्बोली में, रिफर्स टू द
इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल जो है माइग्रेट करके बाहर के तरफ से माइग्रेट करके किधर जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो के अंदर। इन द फिशेज, अब फिश को फिश में हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इम्बोली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इन द फिशेज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ द रिम ऑफ ब्लास्टोडर्म, यानी फिश के कंडीशन में ये जो इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ सेल्स है, ये इसका मतलब है कि ब्लास्टोडर्म का जो रिम है यानी जो लेयर है, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जो है कि इन्वेजिनेट होता चला जा रहा है। इसके पहले हमने फिगर में आपको दिखाया अर्ली स्टेज में, ये जो ब्लास्टोडर्म है ये पूरी तरह से ढक तो लेता है, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे इन्वेजिनेट होता है। देखिए अंदर के सेल का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। गैस्ट्रुलेशन, एट द बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन द प्रिजम्पटिव इंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल सेल्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लास्टोडर्म टर्न्स इनवर्ड एंड माइग्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जब शुरू का जो स्टेज होता है इम्बोली का, तो उस समय जो है कि सेल्स जो इंडोडर्मल जो प्रिजम्पटिव जो इंडोडर्म है या प्रिजम्पटिव मेसोडर्म सेल्स हैं, ये जो है धीरे धीरे जो है पोस्टीरियर रीजन की ओर बढ़ करके और वो आगे मुड़ जाते हैं और अंदर की ओर इनवर्ड टर्न लेकर के माइग्रेट करके आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं अंडर द ब्लास्टोडर्म के आसपास। सो एज द फार्म हाइपोब्लास्ट, और यही सेल जो इनवर्ड माइग्रेट किए हुए होते हैं यही जा कर के हाइपोब्लास्ट बनाते हैं। हाइपोब्लास्ट मतलब जो ब्लास्टोपोर है उसके नीचे की ओर जो है इकट्ठे होने लगते हैं। हाउएवर देयर इज इन पुशिंग ऑफ द एपिथेलियल लेयर, और जब इसके इकट्ठे होने से जो हाइपोब्लास्ट जब बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो उससे एक प्रेशर काम करता है, उसके वजह से क्या होता है, जो एपिथेलियल लेयर ऊपर का होता है वो जो है कि उसको प्रेशर मिलता है, वो पुश होकर के ऊपर की ओर आने लगता है। हाउएवर देयर इज इन पुशिंग ऑफ एपिथेलियल लेयर एंड नो ट्रू आर्चेंट्रॉन इज फॉर्म्ड, तो जब ऊपर की ओर आता है तो अंदर की ओर एक स्पेस बनने लगता है, उसी को आर्चेंट्रॉन कहते हैं, लेकिन अभी आर्चेंट्रॉन बना नहीं होता। आर्चेंट्रॉन मतलब होता है अंदर का ही स्पेस जो ब्लास्टोपोर से जो है कि डेराइव होकर बना होता है। तो आर्चेंट्रॉन जो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन जो है कि इसी से आगे चल के आर्चेंट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। जब एपिथेलियल लेयर ऊपर चला जाता है तो आर्चेंट्रॉन वहाँ अपना पोजीशन लेने लगता है। फिर आगे देखते हैं द प्रिजम्पटिव इंडोडर्मल सेल्स लाइंग एलॉन्ग द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ब्लास्टोडर्म, और ये प्रिजम्पटिव इंडोडर्मल सेल्स वो धीरे धीरे पोस्टीरियर मार्जिन की ओर बढ़ जाते हैं। माइग्रेट इनवर्ड एलॉन्ग द सरफेस ऑफ द याल्क, और अंदर की ओर जा कर के जो है कि याल्क के चारों तरफ फैल जाते हैं। एज दीज सेल्स मूव इनवर्ड, जैसे जैसे सेल अंदर की ओर मुड़ते जाते हैं, इनवर्ड माइग्रेट होते जाते हैं, दे आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द ब्लास्टोडर्म, और जैसे जैसे अंदर जाते रहते हैं ये जा कर के जो मिड लाइन है अंदर ब्लास्टोडर्म का, वहीं पे कंसंट्रेट होते चले जाते हैं, यानी उधर ही जाके वो इकट्ठे होते हैं। द प्रिजम्पटिव मेसोडर्म सेल्स आल्सो इन्वेजिनेट इन ए सिमिलर वे, जैसे एक्टोडर्मल यहाँ पे प्रिजम्पटिव इंडोडर्म जिस तरह से माइग्रेट करके इनसाइड अंदर की ओर जा रहे थे, उसी तरह सेम उसी मैनर में प्रिजम्पटिव मेसोडर्म सेल्स आल्सो इन्वेजिनेट इन सिमिलर वे, उसी तरह वो भी अंदर की ओर जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए कि इम्बोली का मतलब है यहाँ पे ये इनवर्ड माइग्रेशन को ही इम्बोली बोलते हैं। तो जिस तरह से इंडोडर्मल सेल माइग्रेट करके इनसाइड इनर्वेट हो रहे इन्वेजिनेट हो रहे, उसी तरह से मेसोडर्मल सेल्स भी जो है ये इन्वेजिनेट होते हैं एंड रोल ओवर द एज ऑफ द ब्लास्टोडर्म, और ये भी आगे जा कर के ब्लास्टोडर्म के ऊपर एक रोलिंग यानी कवर बना लेते हैं, रोल कर लेते हैं, ढक लेते हैं। द मेसोडर्मल सेल्स आफ्टर इन्वेजिनेशन, और ये मेसोडर्मल सेल्स भी जो है कुछ देर के बाद इन्वेजिनेट कर जाते हैं। आल्सो कन्वर्ज टुवर्ड्स द मिड लाइन, ये भी जो है मिड लाइन की ओर जा कर के कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी उसी में मर्ज हो जाते हैं। वेयर द एक्सियल ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर फॉर्म,
और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस एक इंडोडर्मल सेल्स और मेसोडर्मल सेल्स जब ये दोनों जो है ये इन्वेजिनेट हो जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद मिडिल सेंटर पोर्शन में जो है कि एक एक्सिस बन जाता है, यानी एक्सियल आर्गन बन जाता है, यानी एम्ब्रियो का एक एक्सिस बन जाता है, एक अक्ष बन जाता है। और इसका यही मकसद होता है कि उसके आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट जो है कि जो आर्गन का फार्मेशन होता है उनको ठीक पोजीशन मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं एम्बोली का जो रिजल्ट होता है सामने, वो अंत में यही होता है, एक्सियल आर्गन ऑफ द एम्ब्रियो आर फॉर्म, एक्सियल आर्गन का फार्मेशन बन जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, फर्दर द प्रीकॉर्डल प्लेट्स एज वेल एज द सेल्स। इसके बाद प्रीकॉर्डल प्लेट यानी कि प्रीकॉर्डल सेल्स भी बनना शुरू होता है। फर्दर द प्रीकॉर्डल प्लेट एज वेल एज द सेल्स ऑफ द नोटोकॉर्ड आर आल्सो पास्ड इनवर्ड बाय रोलिंग। यानी जिस तरह से इंडोडर्म और मेसोडर्म सेल्स इनर्वेट हुए थे, इन्वेजिनेट हुए थे, उसी तरीके से नोटोकॉर्ड के लिए ये यानी कि जो नोटोकॉर्ड है, बैकबोन है, इसका भी फार्मेशन होने के लिए जिसको प्रीकॉर्डल प्लेट कहते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड का फार्मेशन प्रीकॉर्डल प्लेट से ही होता है। तो प्रीकॉर्डल जो सेल प्लेट होते हैं, पहले इनका फार्मेशन होता है, उसके बाद उसी से उन्हीं के सेल से नोटोकॉर्ड का फार्मेशन होता है। तो इस तरह से प्रीकॉर्डल प्लेट या उसे कहिए नोटोकॉर्ड के जो सेल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अंदर की ओर जो है बढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ करके वो रोल कर जाते हैं, रोलिंग बना लेते हैं, जैसे इसके ऊपर वाले सेल्स ने रोल किया था। ओवर एलॉन्ग द पोस्टीरियर एज ऑफ द ब्लास्टोडर्म, यानी कि जो ब्लास्टोडर्म के ऊपर अभी इंडोडर्मल सेल्स और जो है कि मेसोडर्मल सेल जो माइग्रेट करके रोलिंग बना लिए थे, अब उसी तरह से ये प्रीकॉर्डल प्लेट यानी नोटोकॉर्ड के सेल भी जाकर के ब्लास्टोडर्म के ऊपर एक रोलिंग बना लेते हैं, यानी एक लेयर के ऊपर फिर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर बन जाता है। वेयर एज करेस्पॉन्ड विथ द डार्सल लिप, और इन्हीं से क्या बनता है, डार्सल लिप बनता है, डार्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर के जो मार्जिन है उस पर ये जब नोटोकॉर्ड का जो सेल्स जब इन्वेजिनेट करते हैं तो जा कर के वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे डार्सल लिप बनता है ब्लास्टोपोर का। नोटोकॉर्ड प्रीकॉर्डल प्लेट एंड मेसोडर्म रन साइमल्टेनियसली, यानी ये नोटोकॉर्ड प्लस प्रीकॉर्डल प्लेट और मेसोडर्म ये एक साथ लगातार साथ ही जो है जो माइग्रेट करते हैं, आगे की ओर रन करते चले जाते हैं। एंड फार्म द क्या बनाते हैं, कार्डा मेसोडर्म, यानी कि नोटोकॉर्ड का जो सेल्स हैं वो प्लस मेसोडर्म का जो सेल्स हैं, यानी दोनों मिल करके एक लेयर बनाते हैं, लेयरिंग फार्मेशन करते हैं, उसी को कार्डा मेसोडर्म बोलते हैं। यानी कि साथ आगे बढ़ करके कार्डा मेसोडर्म बनाते हैं, जो कि अभी तक नहीं बना था। इनिशियली दिस इन्वॉल्यूटेड सेल मास इज कॉल्ड द हाइपोब्लास्ट, क्योंकि हाइपोब्लास्ट इसके पहले जो एपिबोली में बन चुका था, तो उसी तरह से ये भी जा कर के हाइपोब्लास्ट बना लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे यहीं पे किस तरह से ये ब्लास्टोडर्म का फार्म, पहले तो उस फिगर में आपने देखा था एक लेयर था, ओनली वन लेयर, अभी धीरे धीरे ये जो इनका फार्मेशन हो चला जाता, ब्लास्टोडर्म जो है ये फार्मेशन इसका होता है, ऊपर ब्लास्टोडर्म और यही अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर जब अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वो इन्वेजिनेटेड इंडोडर्म बनाने लगते हैं, यानी ब्लास्टोडर्म से ही डिराइव होकर के ये इंडोडर्म बन रहा है। और ये याल्क है, याल के ऊपर एक लेयर बनने लगता है जिसको हम पेरीब्लास्ट बोलते हैं। इस तरह से ये फिगर आपके सामने है। और फिर इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, द प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट इज नाउ स्ट्रेच टुवर्ड द पोस्टीरियर एज ऑफ द ब्लास्टोडर्म। तो जो प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट है, जो इसकी चर्चा भी की गई, जिसे नोटोकॉर्ड बनता है, प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट इज नाउ स्ट्रेच्ड, ये क्या होता है, खिंच जाता है, किसकी ओर, पीछे की ओर धीरे धीरे खींचता यानी बढ़ता चला जाता है, पोस्टीरियर एज ऑफ द ब्लास्टोडर्म के पीछे की ओर ये जो है खींचता चला जाता है। एंड इट कम्स टू ऑक्यूपाई द एरियाज वैकेटेड बाय द सेल्स, और जो सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ घिरते चले जाते हैं,
कवर करते जाते हैं और अंदर जगह होती चली जाती है। इस तरह से यहाँ पे एक जो है कि खाली खाली जगह बनने लगता है अंदर की, और बाहर से सेल उसे कवर करते हैं। दैट हैव माइग्रेटेड टू द इनसाइड, और वो अंदर की ओर माइग्रेट करते चले जाते हैं। द प्रिजम्पटिव न्यूरल सेल्स आल्सो बिकम कंसनट्रेटेड। जो प्रिजम्पटिव न्यूरल सेल्स हैं जिससे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होना होता है, वो जो है कि आगे की ओर मिड लाइन की ओर जो है कि कंसनट्रेट होकर के बढ़ते चले जाते हैं। एंड फॉर्म ए स्ट्रिप ऑफ टिश्यू लाइंग एबव द नोटोकॉर्ड एंड एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एज ऑफ द ब्लास्टोडर्म। यानी कि वही सेल जब आगे बढ़ के मिड लाइन के चारों तरफ जाके घेर लेते हैं और एक तरह से मजबूत एक जो है कि हार्ड प्लेट नुमा बन जाता है, जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। यानी ब्लास्टोडर्म ही एक ऐसा जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके वजह से सारे जो है कि ये